हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एमकॉम पार्ट 2 का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप इस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो इजीली अटेंड कर पाओ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी ये जो सब्जेक्ट होता है वो बीकॉम के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एमकॉम करते हैं उनको फर्स्ट टाइम आया रहता है। इसके लिए ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं वो पता नहीं होते हैं। सबसे पहले रिसर्च क्या होता है, तो रिसर्च मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च। या हम लोग को किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए जो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च। जैसे आपको पता है कि पहले लोग कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे को खत लिखते थे या लेटर्स लिखते थे। फिर लोगों को ऐसे लगा कि हम लोग के पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम लोग सामने वाले के साथ इजीली बात कर सके, तो इसके लिए रिसर्च करके टेलीफोन जैसी चीज जो है उसको इन्वेंट किया गया। फिर बाद में टेलीफोन में भी प्रॉब्लम आने लग गया कि टेलीफोन जो होता है वो घर में ही रहता है या ऑफिस में ही रहता है। अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग टेलीफोन अटेंड नहीं कर सकते या किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। फिर वापस से रिसर्च हुआ और उसके वजह से मोबाइल फोन इन्वेंट किया गया। तो मोबाइल फोन के वजह से कहीं पे भी हम लोग किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे मोबाइल फोन के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग इन्वेंशन आने लग गए। मोबाइल फोन के अंदर हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज करने लग गए हैं। आजकल मोबाइल फोन के अंदर हमारा सारे ही जो एक्टिविटीज होती है वो हम लोग इजीली कर पाते हैं। सो मोबाइल एक काफी इंपॉर्टेंट जो है वो डिवाइस बन गया हमारे लिए। सो रिसर्च करके हम लोगों ने हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफी कन्वीनियंट किया है। प्लस दूसरी जो एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हम लोग को म्यूजिक सुनना है, इंटरनेट हम लोग को सर्फिंग करना है, हम लोग को वीडियोस देखने हैं, या कोई भी दूसरी एक्टिविटीज जो होती है वो मोबाइल के थ्रू हम लोग आजकल इजीली कर सकते हैं। तो रिसर्च करके हमने क्या किया है, नई नई चीजें बनाई हुई है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है वो हम लोग ने रिसर्च करके बनाई रहती है। आप लोग सीरियल देखते हो, मूवीज देखते हो, तो ये सीरियल और मूवी बनाने के पहले भी काफी ज्यादा रिसर्च किया जाता है। इसमें पहले वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो ऑडियंस है या जो भी हमारे सीरियल को या टीवी को देखने वाले व्यूअर्स है उनको क्या पसंद है, और उसके हिसाब से फिर रिसर्च करके वो जो टीवी सीरियल होता है या मूवी होता है वो बनाया जाता है। सेम तरीके से एक मार्केटर जो होता है, वो मार्केटर भी कोई भी प्रोडक्ट जब बनाता है तो पहले वो फाइंड आउट करता है कि कस्टमर्स को क्या अच्छा लगता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपको एक होटल सेटअप करना है या एक रेस्टोरेंट सेटअप करना है, तो पहले आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके के कस्टमर्स अवेलेबल है, उनको क्या पसंद है, उसके हिसाब से आप वहां पे रेस्टोरेंट को सेटअप करोगे। सो रिसर्च जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च की वजह से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज और दूसरी एक्टिविटीज जो होती है वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। और एक हमारे जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमको कहीं पे घूमने को जाना है, तो हम लोग रिसर्च करते हैं कि वहां पे किस तरीके से जाया जा सकता है, वहां पे कितने दिन ठहरना है, कहाँ पे घूमना है, कहाँ पे रहना है, क्या खाना है। हम लोग हर एक चीज की इंफॉर्मेशन जो होती है वो फाइंड आउट करते हैं और फिर बाद में हम लोग किसी भी जगह पे घूमने के लिए चले जाते हैं। सो रिसर्च जो होता है वो सब जगह पे होता है। मतलब आप अगर कोई टीवी सीरियल बना रहे हो, मूवी बना रहे हो, वहां पे भी रिसर्च की जरूरत होती है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे भी रिसर्च की जरूरत होती है। आपकी जो लाइफ होती है, डे टू डे लाइफ होती है, उसके अंदर भी आपका रिसर्च होता है। सो रिसर्च इज एवरीवेयर। उसी तरीके से आप शेयर मार्केट होता है तो शेयर मार्केट में भी वो लोग रिसर्च करके फाइंड आउट करते हैं कि कौन से शेयर का प्राइस आगे जाके कम हो सकता है, कौन से शेयर का प्राइस आगे जाके बढ़ सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको एक आइडिया आ जाती है, बिकॉज वो रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं शेयर के प्राइस को, कि ये शेयर का प्राइस यहाँ तक आता है, फिर बाद में ये शेयर का प्राइस यहाँ तक जाता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको ऑब्जर्व करके उसके अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। सो बेसिकली रिसर्च का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जब आता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है या जो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको रिसर्च बोला जाता है। रिसर्च की वजह से हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और रिसर्च क्यों बोला गया है, री मतलब अगेन एंड अगेन। यहाँ पे हम लोग अगेन एंड अगेन सर्च कर रहे हैं। क्यों अगेन एंड अगेन सर्च कर रहे हैं? बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि पहले लोग खत लिखते थे, तो ऑब्वियसली खत लिखने की वजह से क्या होता था कि हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन या ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते थे। इसके लिए फिर टेलीफोन आ गया। फिर वापस से टेलीफोन में प्रॉब्लम ये आने लग गया कि टेलीफोन को हम लोग कहीं पे कैरी नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग को एक जगह पे बैठना पड़ता था। इसके लिए फिर मोबाइल फोन आ गया।
तो देखो, जो भी चीजें हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर समय के बाद में प्रॉब्लम आता है, और फिर हम लोग दूसरी चीज फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिर वो दूसरी चीज जो हमने फाइंड आउट की उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग तीसरी चीज फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे रिसर्च जो होता है वो हम लोग को बार बार करना पड़ता है, बिकॉज प्रॉब्लम जो होते हैं वो बार बार आते रहते हैं, तो उसको रिसर्च बोला जाता है। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पे भी सिस्टमेटिक स्टडी, डिटेल स्टडी, केयरफुल स्टडी या सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ऐसा अगर कहीं पे भी आता है तो उसका मतलब क्या है, उसको हम लोग रिसर्च बोलते हैं। तो आप लोग को रिसर्च का मीनिंग याद रखना है, मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से रिसर्च का मीनिंग दिया, आप लोग उसको पढ़ के जा सकते हो। फिर रिसर्च वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड में से लिया गया है। फ्रेंच में कौन सा वर्ड है, रिसर्चर्स। अभी रिसर्चर्स का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, गो अबाउट सीकिंग, मतलब क्या कि कोई भी इंफॉर्मेशन को सीख करना, ढूंढना। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि रिसर्च ये वर्ड फ्रेंच वर्ड में से आया है। फ्रेंच में कौन सा वर्ड है, रिसर्चर्स, क्योंकि ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रिसर्च वर्ड कहाँ से आया है और रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, और मैंने उसके अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स दिए। ये उसके डेफिनेशंस दिए हुए हैं, थोड़ा सा एक बार आप ग्लैंस करके जाना, बिकॉज अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है कि डैश इज अ ऑर्गेनाइज इंक्वायरी डिजाइन टू कैरी आउट द एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो आपको याद रखना है कि वो रिसर्च होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज इंक्वायरी कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, रिसर्च हो गया। तो आपको ये मीनिंग याद रखने हैं, और ये उसके डेफिनेशन थोड़े से एक बार ग्लांस करके जाना है। उसके बाद में है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसर्च, सिर्फ इसके एक बार पॉइंट्स देख के जाना। जैसे यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया है, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल एंड एम्पिरिकल, मतलब रिसर्च जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, लॉजिकल होता है और एम्पिरिकल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि रिसर्च में कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायसनेस का मतलब क्या, जैसे कि सपोज आप अगर किसी कंपनी के लिए रिसर्च कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर कंपनी एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों की क्या रिएक्शन है। तो अगर सपोज आपने कस्टमर्स को जाके प्रॉपर उनके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि उनको वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा लगेगा कि नहीं, उसकी प्राइस वगैरह अच्छी लगेगी कि नहीं, आपने प्रॉपर अगर कस्टमर के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो वो आपका रिसर्च कैसा हो गया, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल और एम्पेरिकल। बट अगर आपने कस्टमर के पास प्रॉपर जाके क्वेश्चन सही तरीके से पूछे नहीं, या फिर आपने कस्टमर के पास गए ही नहीं, आपने खुद ने ही क्या किया, सारा जो क्वेश्चन था वो भर दिया खुद के हाथों से ही, तो वो आपका बायस रिसर्च हो गया। या कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कस्टमर के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हो, क्वेश्चनर भर के लाते हो, लेकिन उसको अपने हिसाब से आप इंटरप्रेट करते हो। कस्टमर ने जो बोला है, जो क्वेश्चनर के अंदर टिक किया है, उसको आप कंसिडर नहीं करते, तो वो बायसनेस हो गया। रिसर्च में कभी भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। जो भी आपको रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स देंगे या जो भी आपको क्वेश्चनर भर के देंगे, वो आपको क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि अगर सपोज मुझे स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करना है कि स्टूडेंट्स को मेरा लेक्चर कैसा लगता है, तो मैंने सबको क्वेश्चनर दिया, सबने वो क्वेश्चनर भर के दिया, उसके अंदर सबने लिखा कि मेरा लेक्चर जो है वो एवरेज है करके, तो फिर मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि मेरा लेक्चर एवरेज था, बच्चों को मेरा लेक्चर एवरेज अच्छा लगा, ना ज्यादा अच्छा लगा ना कम अच्छा लगा। सो ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव रिसर्च हो गया, लॉजिकल एम्पिरिकल रिसर्च हो गया। लेकिन अगर सपोज बच्चों ने लिखा है एवरेज, पर मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरा लेक्चर एक्सेलेंट है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, बायसनेस किया। तो रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल और एम्पिरिकल होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। रिसर्च शुड बी डैश, बायस हो सकता है और दूसरा ऑप्शन आपके ऑब्जेक्टिव, और तीसरे और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको ये तीनों में से कोई भी वर्ड आएगा तो आपका वो आंसर रहेगा, वो याद रखना है। उसके बाद में रिसर्च की वजह से आप अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग थियरीज बना सकते हो। जैसे कि आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड पता है, मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जो है, उन्होंने जो लॉ ऑफ डिमांड बनाया था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। तो अल्फ्रेड मार्शल जो है, उन्होंने ये जो लॉ ऑफ डिमांड बनाया था, तो वो रिसर्च करके ही फाइंड आउट किया था। उन्होंने देखा था कि जब प्राइस कम होता है तो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और जब प्राइस बढ़ता है तो लोग कम डिमांड कर रहे हैं। तो कोई भी लॉ बनाने से पहले, कोई भी प्रिंसिपल बनाने से पहले या कोई भी थ्योरी बनाने से पहले रिसर्च किया जाता है। इन लोगों ने काफी ज्यादा रिसर्च करके ये जो लॉज है, प्रिंसिपल्स है और थ्योरीज है वो बनाए हुए हैं, और जिसको हम लोग आज फॉलो करते हैं। फिर आप लोगों को 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल पता है। सो हेनरी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे, जिसके अंदर आप लोगों को पता है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने बनाए थे, वो भी उन्होंने रिसर्च किया था और रिसर्च करके उन्होंने बनाया।
तो रिसर्च करके हम लोग अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग थियरीज, अलग अलग लॉज बना सकते हैं। ये भी आप याद रखना ऑब्जेक्टिव में अगर आपको आता है तो। फिर बाद में आप लोगों को रिसर्च के इम्पोर्टेंस क्या है वो याद रखना। ना रिसर्च की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि रिसर्च की वजह से आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग कौन सा बिजनेस सेटअप कर सकते हो, आप लोग कौन सा प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, आप कितना प्राइस आपके प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर सकते हो, आप किस तरीके से प्रमोशन कर सकते हो, जैसे डिस्काउंट देके प्रमोशन कर सकते हो, या फिर टीवी पे एडवर्टीजमेंट करके प्रमोशन कर सकते हो, या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देके प्रमोशन कर सकते हो, ये आपको पता चल सकता है। फिर आपके प्रोडक्ट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर आपके कस्टमर जो है उनके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ये सब चीजें जो है वो फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च जो होता है काफी जरूरी होता है। फिर बाद में आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो कौन से सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए जो हम लोग को सस्ता भी हो और अच्छे क्वालिटी का भी हो। तो रिसर्च करके आपको आपके बिजनेस के अलग अलग चीजें जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना काफी इजी हो जाता है। तो ये याद रखना कि बिजनेस की हर एक एक्टिविटी जो होती है उसके लिए आप लोग रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। जैसे कि रिसर्च करके आपको पता चला कि आप जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो उसके लिए कस्टमर 10 रुपीज पे करने के लिए रेडी है, तो आप लोग आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है 10 रुपीज रख सकते हो। सो प्राइस डिसाइड करना रिसर्च की वजह से पॉसिबल हुआ। फिर रिसर्च करके आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर एरिया जो है वहां पे होटल्स बहुत कम है, तो आप लोग वहां पे होटल सेटअप कर सकते हो। तो रिसर्च करके आपको पता चला कि कौन सा बिजनेस आप लोग पर्टिकुलर एरिया में स्टार्ट कर सकते हो। सो रिसर्च की वजह से आप लोगों के बिजनेस में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे आपका बिजनेस जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बार पॉइंट जो है वो मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियोज है, सिर्फ पॉइंट्स एक बार देखना कि रिसर्च के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताता हूँ कि रिसर्च की वजह से आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हो पता चलता है, जैसे कस्टमर्स को क्या चाहिए, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब आपको रिसर्च की वजह से पता चलता है। आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कस्टमर के लाइक डिसलाइक क्या है वो पता चलता है। आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस ये सब डिसाइड करने में रिसर्च हेल्प करता है। आपको आपके बिजनेस के जो गोल है वो अचीव करने में रिसर्च हेल्प करता है। कंपटीशन को स्टडी करने के लिए कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, हमको अगर कॉम्पिटिटर से आगे जाना है तो क्या करना चाहिए, ये सब फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च आपको हेल्प करेगा। बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेने में रिसर्च हेल्प करता है। बिजनेस का प्रोग्रेस जो है वो फाइंड आउट करने में रिसर्च हेल्प करता है। फिर हमारे यहाँ पे कॉम्पिटेंट मैन पावर मतलब एम्प्लॉयज अवेलेबल करने के लिए रिसर्च हमको हेल्प करता है, मतलब कौन सा एम्प्लॉय हमको जॉब पे लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो सकता है। देन सप्लायर सिलेक्ट करने में हमको रिसर्च हेल्प करता है। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मतलब क्या होता है कि हम लोग को हमारा आउटपुट बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को प्रोडक्शन करना है, उसके लिए रिसर्च जो होता है काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जस्ट एक बार ये पॉइंटर्स देखे जाना। उसके बाद में आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिसर्च, वो थोड़ा सा एक बार देखे जाना, इसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन आएगा ना। अलग अलग टाइप के रिसर्च है, मैं आपको सिर्फ उसकी मीनिंग बताता हूँ। एक है बेसिक रिसर्च ना, बेसिक रिसर्च का दूसरा नाम है फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, सो या तो फंडामेंटल ऑप्शन हो सकता है या प्योर ऑप्शन हो सकता है, दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है कि बेसिक रिसर्च इज नोन एज फंडामेंटल रिसर्च एंड प्योर रिसर्च ऑल्सो। नाउ व्हाट इज बेसिक रिसर्च? बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, सिर्फ नॉलेज के लिए जो आप रिसर्च करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रिसर्च। यहाँ पे पैसा कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप यहाँ पे कमर्शियल पर्पज से रिसर्च नहीं कर रहे हो। जैसे आपको जानना है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में स्टूडेंट जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर क्या पढ़ते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट के न्यूज़ पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के न्यूज़ पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं, या सिर्फ पजल जो होते हैं उसके लिए न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ मैं रिसर्च क्यों कर रहा हूँ, जस्ट मुझे नॉलेज चाहिए था कि बच्चे न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं, मुझे इससे कुछ कमाना नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रिसर्च। तो जो रिसर्च सिर्फ नॉलेज को गेन करने के लिए किया जाता है या नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है उसको बेसिक रिसर्च। उसका अपोजिट होता है अप्लाइड रिसर्च ना। अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो पैसे के लिए किया जाता है। जैसे कि आप लोग कोई नया टीवी सीरियल बना रहे हो या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो, तो उसके लिए आप लोग जानना चाहते हो कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है या कस्टमर्स को क्या अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अप्लाइड रिसर्च करोगे। बिकॉज ये रिसर्च करके आपको
कमर्शियल बेनिफिट होने वाला है या फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, आपको पैसा मिलने वाला है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाला है, इसके लिए इसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। सो बेसिक रिसर्च जो होता है उसमें कमर्शियल एंगल नहीं होता है, ये सिर्फ नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए किया जाता है। और अप्लाइड रिसर्च जो होता है उसके अंदर नॉलेज को गेन करने के लिए नहीं किया जाता है, कमर्शियल पर्पज के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ना, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, डिटेल। कोई भी चीज का जब हम लोग पहली बार रिसर्च करते हैं जिसके बारे में पहला कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, आप फर्स्ट टाइम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। जैसे जब कोरोना वायरस आया था 2019 में या 2020 में, तभी उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो उस समय पे जो रिसर्च किया गया था वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था। लेकिन अभी काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कोरोना वायरस का लोगों के हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, जॉब के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, या इनकम के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, अभी आपको सारी चीजें जो है वो थोड़ी बहुत पता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज नहीं होती है, जिसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, तो आप लोग उसके ऊपर क्या करते हो, डिटेल में स्टडी करके इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। उसका अपोजिट है एनालिटिकल रिसर्च ना। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब क्या कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जब अवेलेबल होता है तो उसको आप क्या करते हो, क्रिटिकली इवेल्युएट करते हो। जैसे कि सपोज बजट प्रेजेंट किया, तो बजट को प्रेजेंट किया तो अभी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कहाँ कहाँ पे बजट को अलोकेशन किया, अभी आप उसके ऊपर क्या करो, क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हो कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये यहाँ पे हम लोग को उनको ज्यादा फाइनेंस जो है वो अवेलेबल करके देना चाहिए, यहाँ पे इतना फाइनेंस अवेलेबल करना चाहिए। तो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसको सिर्फ क्या करो, क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हो। आप उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगते हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। सो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी और आप उसके ऊपर डिटेल रिसर्च करके इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हो, इसके लिए इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन वो इंफॉर्मेशन को आप क्या करो, क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हो, तो उसको एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं। तो टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग ये याद रखें। उसके बाद में आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है, जैसे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड आउट करना है, या फिर आपको फाइंड आउट करना है कि लोग कितना एक पर्टिकुलर चीज को लाइक करते हैं, तो उसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब क्या होता है, नंबर्स। जैसे लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों का इनकम लेवल कितना है, तो ये सब जो नंबर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कितने एम्प्लॉयज जो है वो एब्सेंट रहते हैं, तो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, सो एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है जहां पे आप लोग क्या करते हो, किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल या किसी का लाइकिंग वगैरह आप लोग फाइंड आउट करते हो, जहाँ पे नंबर्स नहीं होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। और जहाँ पे आप नंबर्स फाइंड आउट करना चाहते हो कि कितने लोग अफेक्ट हुए, कितना लोगों का इनकम है, ये सब नंबर्स होते हैं, तो उसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ऐसे अलग अलग टाइप के रिसर्च का नाम आप याद रखें। फिर रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी एक क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी एक इश्यू होता है जिसके ऊपर आप क्या करो, रिसर्च कर रहे हो, तो इसके लिए इसको रिसर्च प्रॉब्लम बोला जाता है। और रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है, रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है। रिसर्चर रिसर्च करने से पहले सबसे पहले क्या करता है, रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च, दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च का पहला स्टेप है, वो आपको याद रखना है। देन आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिसर्च डिजाइन। नो, रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है, डिजाइन मतलब प्लान। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम लोग उसका प्लान बनाते हैं। जैसे कि आपको कोई भी अगर सपोज रिसर्च कंडक्ट करना है तो पहले आप लोग प्लान करोगे कि ये रिसर्च हम लोग कौन से एरिया में कंडक्ट करेंगे, कैसे कंडक्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन है देके डेटा कलेक्ट करेंगे या इंटरव्यू लेंगे या ऑब्जर्वेशन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत लगेगी, कितने दिनों में रिसर्च को कंप्लीट करना है, कितने लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करना है, कौन से एरिया से डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको कैसे एनालाइज करना है। तो हर एक चीज का आप लोग यहाँ पे प्लान बनाते हो, उसके बाद में आप आपका रिसर्च स्टार्ट करते हो। अभी आप पूछोगे ये प्लान क्यों बनाया जाता है, तो ये प्लान इसके लिए बनाया जाता है ताकि आपका रिसर्च जो है सिस्टमेटिक तरीके से हो। जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग बनाने के लिए उसका एक पहले डिजाइन बनाया जाता है जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं। उसकी वजह से वो बिल्डिंग जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना काफी इजी हो जाता है। अगर हम लोग उसका ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे या डिजाइन नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में हम लोग को किसी को भी कोई चीज एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो डिजाइन का मतलब क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। रिसर्च का जो ब्लूप्रिंट होता है उसको रिसर्च डिजाइन बोला जाता है।
तो आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव में कोई भी वर्ड आता है जैसे कि आउटलाइन या फिर डिटेल प्लान, ओके, या ब्लूप्रिंट या बेसिक प्लान जो होता है उसको रिसर्च डिजाइन बोला जाता है। तो रिसर्च डिजाइन जो होता है उसके अंदर आप किस तरीके से रिसर्च करोगे उसका पूरा डिटेलिंग लिखा रहता है। जैसे मैंने आपको बोला कितने टाइम में रिसर्च कंप्लीट करना है, कितना पैसा लगेगा, कितने लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करना है, कौन से एरिया से डेटा कलेक्ट करना है, एवरीथिंग इज रिटन इनटू रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च को शुरू करने से पहले आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, रिसर्च डिजाइन बनाते हो ताकि आप आपके रिसर्च को सिस्टमेटिक तरीके से कंडक्ट कर सको। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है और रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, वो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो स्लाइड है इसके अंदर रिसर्च डिजाइन क्या होता है उसके अलग अलग मीनिंग दिए हैं ताकि आपको अगर कोई भी वर्ड आता है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। डिजाइन मतलब याद रखना प्लान, आउटलाइन या फिर उसका ब्लू। फिर रिसर्च डिजाइन जो होता है उसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है, तो ये सब जो मैंने आपको बताया, कौन सा रिसर्च है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम कितना लगेगा रिसर्च को, किसके पास से डेटा कलेक्ट करना है, कितने लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, कौन से एरिया से डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करने के लिए या रिसर्च करने के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे प्राइमरी या सेकेंडरी, एवरीथिंग इज रिटन इनटू रिसर्च डिजाइन। तो आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन या कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, उसके अंदर क्या लिखा रहता है, तो ये एक याद रखना। फिर बाद में रिसर्च डिजाइन से आपको क्या फायदे होते हैं, तो रिसर्च डिजाइन आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कैसे रिसर्च करना है। रिसर्च डिजाइन की वजह से आपको रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज करने में हेल्प होगा। जैसे मैंने रिसर्च डिजाइन बनाया कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत लगेगी रिसर्च के लिए, 10 एम्प्लॉयज की जरूरत लगेगी डेटा कलेक्ट करने के लिए, एक कंप्यूटर की जरूरत होगी, प्रिंटर की जरूरत होगी। तो रिसर्च डिजाइन की वजह से आपको कौन से रिसोर्सेस लगेंगे वो पता चलते हैं और उस हिसाब से आप रिसर्च के जो रिसोर्सेस है उसको अलोकेट कर सकते हैं या फिर उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर डेटा कैसे कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, या इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्ट करना है, या ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करना है, इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करना है, आपको ये सब पता चलता है रिसर्च डिजाइन की वजह से। फिर रिसर्च डिजाइन की वजह से आप रिलेवेंट डेटा कलेक्ट कर पाते हैं बिकॉज आपको पता है कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, किस चीज के बारे में रिसर्च कलेक्ट करना है, तो उसकी वजह से आप रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करोगे। अगर रिसर्च डिजाइन नहीं होता तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आपको पता चलता है कि रिसर्च किस ऑब्जेक्टिव से हम लोग कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर के ऊपर आप कंट्रोल रख सकते हो, अगर आपका पास रिसर्च डिजाइन रेडी है तो आप उतना ही एक्सपेंडिचर करोगे जितना डिजाइन के अंदर लिखा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं करोगे आप। रिसर्च वर्क को आप टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो, टाइम पे खत्म कर सकते हो, उसके लिए रिसर्च डिजाइन जरूरी होता है। और स्टाफ को मोटिवेट करना, क्योंकि क्या होता है रिसर्च डिजाइन रेडी होता है तो स्टाफ प्रॉपरली काम कर पाता है। स्टाफ प्रॉपरली काम करेंगे तो रिसर्च आपका जो है वो सक्सेसफुल होगा और उसकी वजह से आप स्टाफ को क्या करोगे, रिवॉर्ड दोगे, तो स्टाफ हैप्पी हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। डिसीजन लेने में आपको रिसर्च डिजाइन जो होता है वो हेल्प करता है। तो ये रिसर्च डिजाइन का मीनिंग आप लोग याद रखना, रिसर्च डिजाइन में क्या क्या कंटेंट होता है वो याद रखना, और रिसर्च डिजाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो याद रखना। ये पॉइंट्स याद रखना आपको यहाँ पे। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिसर्च करने से पहले आप लोग उसके रिलेटेड जो लिटरेचर होता है, मतलब बुक हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, मैगजीन, इंटरनेट, रिपोर्ट, ये सब आप पढ़ते हो। जैसे कि सपोज मुझे कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करना है कि कंज्यूमर्स का बिहेवियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तरफ कैसा है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर कोई लिटरेचर अवेलेबल है क्या, पहले किसी ने रिसर्च किया है क्या, वो मैं देखूंगा। जैसे आप लोग बचपन के अंदर कोई भी टीचर हम लोग को पेंटिंग निकालने के लिए बोलते थे या ड्राइंग करने के लिए बोलते थे, तो हम लोग पहले क्या करते थे कि उसके रिलेटेड कोई भी ड्राइंग अवेलेबल है क्या या पिक्चर अवेलेबल है क्या, वो हम लोग देख के फिर उसके हिसाब से हम लोग अपना ड्राइंग बनाते थे। सेम यहाँ पे भी होता है, हम लोग जब अपना रिसर्च करते हैं तो किसी और ने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है क्या, वो हम लोग देखते हैं ताकि उसने क्या किया उस हिसाब से हम लोग अपना प्लान बना सकते हैं, उसके जैसा हम लोग जो है वो काम करने की कोशिश कर सकते हैं, उसकी वजह से हम लोग को गाइडेंस मिलता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है, लिटरेचर मतलब कोई भी बुक, जर्नल, मैगजीन, रिसर्च रिपोर्ट या कोई भी पब्लिकेशन जो होते हैं उसको आप रिफर करते हैं। रिव्यू करना मतलब क्या, रिफर करते हैं, ताकि आपके रिसर्च में आपको थोड़ा सा हेल्प हो। जैसे मैंने पेंटिंग का एग्जांपल दिया कि किसी और का पेंटिंग देख के, किसी और का
जो इमेज है वो देख के आप आपका जो है वो पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हो, या आप रंगोली बनाते हो तो किसी और रंगोली को देख के आप आपका रंगोली बनाते हो। तो इसी तरीके से आपको आपका रिसर्च करना है। इसके लिए आपके रिसर्च के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी बुक के अंदर, जर्नल के अंदर, मैगजीन के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, इंटरनेट के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आपके रिसर्च में आपको उसकी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के मीनिंग लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आरओएल प्रोवाइड गुड इंसाइट इनटू द रिसर्च प्रॉब्लम। आरओएल की वजह से, आरओएल का मतलब होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसकी वजह से आपको आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो अच्छे तरीके से समझ में आता है और फिर आप सिस्टमेटिक तरीके से आपका रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद में आरओएल के इंपॉर्टेंस क्या है तो एक बार जरा ग्लांस करके जाना। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज सैम्पलिंग। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपोथेसिस। ना हाइपोथेसिस क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। आई एम ट्राइंग टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड इन इजियर वे। ना हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि हाइपोथेसिस एजम्पशंस होते हैं, या हम लोग कोई भी चीज को प्रिज्यूम करते हैं। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कल बारिश होगा, ये मैंने क्या किया है, हाइपोथेसिस बनाया है। ओके, कि कल बारिश हो सकता है। उसी तरीके से जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें भी आप कुछ एजम्पशन बनाते हो, कुछ हाइपोथेसिस बनाते हो। जैसे कि आप आपके होटल के बारे में ये हाइपोथेसिस बनाते हो, या होटल के बारे में एजम्पशन करते हो कि कस्टमर्स को ज्यादातर नॉनवेज जो है वो डिश अच्छी लगती है। ये मैंने हाइपोथेसिस बनाया। अभी आप बोलोगे कि हाइपोथेसिस बनाने के बाद में इसका करते क्या है। देखो, आप हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो। डेटा कलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने हाइपोथेसिस क्या बनाया कि लोगों को नॉनवेज डिशेज ज्यादा अच्छी लगती है। अभी मैंने डेटा कलेक्ट करने को गया जहां पे मैंने कस्टमर को पूछा कि आपको वेज डिश अच्छी लगती है, नॉन वेज डिश अच्छी लगती है। तो ज्यादातर लोगों ने नॉन वेज के ऊपर टिक किया। तो मैंने डेटा कलेक्ट किया। अभी डेटा को मैंने क्या किया, एनालाइज किया, और फिर बाद में मैंने वो डेटा को मेरे हाइपोथेसिस के साथ कंपेयर किया। अभी मेरा डेटा क्या कह रहा है कि उनको नॉनवेज डिश अच्छी लगती है, और मेरा हाइपोथेसिस भी क्या बोल रहा है, उनको नॉनवेज डिश अच्छी लगती है। मतलब मेरा डेटा और हाइपोथेसिस मैच हो गया। ओके, तो मैंने एक चीज प्रूव की कि कस्टमर्स को ज्यादातर नॉनवेज डिश अच्छी लगती है, तो उसके हिसाब से मैं मेरे होटल में क्या करूंगा, नॉनवेज डिश रखूंगा। पर अगर सपोज मैंने हाइपोथेसिस बनाया कि कस्टमर को नॉनवेज डिश अच्छी लगती है, पर जब मैंने कस्टमर के पास से डेटा कलेक्ट किया तो ज्यादातर कस्टमर ने बोला उनको वेज डिश अच्छी लगती है। अभी मैं डेटा को क्या करूंगा, हाइपोथेसिस के साथ कंपेयर करूंगा। अभी क्या हो रहा है, मेरा जो हाइपोथेसिस था वो और मेरा डेटा जो है वो मिसमैच हो रहा है। इट मीन्स मेरा हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो अभी मुझे एक नई चीज पता चलेगी कि कस्टमर को नॉनवेज नहीं, वेज ज्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे कोई भी रिसर्च करने से पहले आप लोग क्या करते हो कि एजम्पशन करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, और फिर वो डेटा को आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस के साथ मैच करके देखते हो कि हाइपोथेसिस और डेटा मैच हो रहा है। उससे आपको क्या होता है, नई नई चीजें फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। जैसे कि मैंने बारिश का भी एग्जांपल आपको दिया था कि मैंने ऐसा एज्यूम किया कि कल बारिश होगा। कल मैं देखूंगा कि सच्ची में बारिश हुआ कि नहीं। अगर सपोज कल बारिश हुआ तो मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हुआ, पर अगर बारिश नहीं हुआ तो मेरा हाइपोथेसिस क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया। ओके, तो इस तरीके से हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। वो हाइपोथेसिस को एनालाइज करते हैं डेटा के साथ मैच करके, और फिर बाद में वो हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो रहा है या रॉन्ग प्रूव हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कंफर्म करते हैं। फिर वो हमारा एक कंक्लूजन बन जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ मैंने जो एग्जांपल बोला वो एग्जांपल याद रखो। उसके वजह से आपको हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस के साथ आगे क्या किया जाता है वो पता चलेगा। जो मैंने आप लोगों को वेज और नॉन वेज का एग्जांपल दिया उस हिसाब से। ओके, दूसरा मैं आप लोगों को हाइपोथेसिस का एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि मैं जो नया बिस्किट का पैकेट मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूँ उसके लिए कस्टमर 10 रुपीज पे करने के लिए रेडी है। ऐसा मैंने हाइपोथेसिस बनाया। अभी मैं क्या करूंगा, कस्टमर के पास जाऊंगा और उनको पूछूंगा कि कितने प्राइस में आप बिस्किट जो है उसका पैकेट परचेज करने के लिए रेडी हो। तो बहुत सारे कस्टमर्स ने क्या किया, 10 रुपए के ऊपर टिक किया। अभी मैंने वो डेटा को हाइपोथेसिस के साथ मैच किया। मैच करने पे मुझे क्या पता चला, हाइपोथेसिस और डेटा जो है वो मैच हो रहा है। इट मीन्स मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो गया कि कस्टमर 10 रुपया पे करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर सपोज कस्टमर्स बोलते हैं कि 5 रुपया पे करने के लिए रेडी है, ज्यादातर कस्टमर्स ने 5 रुपया क्लिक किया, टिक किया। अभी मैंने वो डेटा को हाइपोथेसिस के साथ कंपेयर किया, तभी मुझे क्या पता चला कि मेरा हाइपोथेसिस जो है वो
रॉन्ग प्रूव हो रहा है, बिकॉज कस्टमर्स 5 रुपीज पे करने के लिए रेडी है और मैंने हाइपोथेसिस क्या बनाया था कि 10 रुपया पे करने के लिए रेडी है। तो इस हिसाब से आपका हाइपोथेसिस क्या हो गया, ये रॉन्ग प्रूव हो गया। तो हाइपोथेसिस को क्या करते हो आप लोग, पहले फ्रेम करते हो, फिर डेटा कलेक्ट करके उसको कंपेयर करके देखते हो कि आपका हाइपोथेसिस जो करेक्ट हुआ या नहीं। तो हाइपोथेसिस क्या है, ये एक एजम्पशन है। हाइपोथेसिस की वजह से आप लोगों को एक फैक्ट जो होता है, कंक्लूजन जो होता है, पता चलता है। हाइपोथेसिस का आप क्या करते हो कि डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको आप कंपेयर करके देखते हो। हाइपोथेसिस कभी कभी करेक्ट भी प्रूव हो सकता है, कभी कभी इनकरेक्ट भी प्रूव हो सकता है। हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो या इनकरेक्ट प्रूव हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हर एक हाइपोथेसिस से आपको कुछ ना कुछ जो है वो कंक्लूजन मिल जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंक्लूजन बताया कि लोगों को ज्यादातर नॉनवेज डिश अच्छी लगती है, ऐसा आपको कंक्लूजन पता चला, या लोगों को वेज डिश अच्छी लगती है, ऐसा आपको कंक्लूजन पता चला। तो हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो या इनकरेक्ट प्रूव हो, वो आपको क्या करता है, कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, वो मीनिंग आप लोग याद रखना, एजम्पशन बोल सकते हो, या फिर ये एक तरीके का क्या होता है कि आप लोग आपके माइंड के अंदर एक हाइपोथेसाइज करते हो, एक सिचुएशन बनाते हो और उसके हिसाब से आप फिर आपका रिसर्च जो होता है वो कंडक्ट करते हो। तो ये एजम्पशन वर्ड याद रखें। उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हाइपोथेसिस के सोर्सेज, कि कैसे कैसे आप लोग हाइपोथेसिस बना सकते हो। तो ये सोर्सेज याद रखना। पहला है इंट्यूशन या हंच। इंट्यूशन या हंच का मतलब क्या होता है कि सडनली आपके दिमाग में कोई भी एजम्पशन आ सकता है। ओके, जैसे कि जो न्यूटन था, न्यूटन ने क्या किया था, एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल जो है वो पेड़ से टूट के नीचे गिरा। तो उन्होंने क्या किया, एक अपने माइंड में बना लिया कि कुछ तो ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से चीज जो होती है उसको हम लोग ऊपर से अगर छोड़ेंगे तो वो नीचे आके गिरती है। तो सडनली उनके माइंड में क्या हो गया, एक हाइपोथेसिस बन गया। फिर उसको उन्होंने क्या किया, टेस्ट करके देखा, तो उनको पता चला कि एक ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, चीजें नीचे खींच के आती है। सो सडनली उनके दिमाग में जो है वो हाइपोथेसिस बन गया। या फिर आप बैठे बैठे ऐसे ही ये सोच सकते हो कि मोबाइल फोन यूज करने की वजह से एग्जाम में मार्क्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ऐसा आपने क्या किया, इंट्यूशन किया, आपको सडनली आपके दिमाग में एक आइडिया आई। तो हाइपोथेसिस जो है वो आपको इंट्यूशन के थ्रू या हंच के थ्रू आपके माइंड में आ सकता है। आपने पास कोई रिसर्च किया था, पहले कोई रिसर्च किया था, उसकी वजह से भी आप लोग हाइपोथेसिस बना सकते हो। जैसे आपने किसी हॉस्पिटल के ऊपर रिसर्च किया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विसेज बेटर होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट या बीएमसी हॉस्पिटल। तो आपने अभी क्या किया, आपको पास में जो रिसर्च किया था उसके बेसिस पे अभी भी आपने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बनाया कि बीएमसी हॉस्पिटल जो होते हैं उनकी सर्विसेज प्रॉपर नहीं होती। तो पास के रिसर्च की वजह से आपको अभी का हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प हुआ। कंसल्टेशन, आप किसी भी सीनियर को पूछ सकते हो, हाइपोथेसिस बना सकते हो। आप लोग ऑब्जर्वेशन करके हाइपोथेसिस बना सकते हो। जैसे कि आप लोग देखो बिग बाजार ना, आपने बिग बाजार में ऑब्जर्व किया कि कस्टमर्स ज्यादातर क्या करते हैं, वहां पे ग्रोसरी परचेज करते हैं, दूसरे जो गारमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब नहीं परचेज करते, ग्रोसरी ज्यादातर परचेज करते हैं। तो ये आपने ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से आपने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स इन बिग बाजार दे परचेज द ग्रोसरी। फिर बाद में आप डेटा कलेक्ट करके कस्टमर्स को पूछ के हाइपोथेसिस जो करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो प्रूव कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इन रिसर्च, कभी कभी क्या होता है, रिसर्च काफी लंबा चलता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, रिसर्च को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करते हो। जैसे 5 साल का रिसर्च चल रहा है तो आपने उसको क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया, पहला साल, तीसरा साल और फिर 5वां साल, ऐसे आपने क्या किया, उसको डिवाइड किया। तो पहले साल में आपने क्या क्या फाइंड आउट किया, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, दूसरे साल के लिए हाइपोथेसिस बनाओ। फिर दूसरे फेज में आपने क्या क्या रिसर्च किया, उसके बेसिस पे आप तीसरे फेज का रिसर्च का जो हाइपोथेसिस वो बनाओ। तो यहाँ पे आप रिसर्च को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और पहले पार्ट में जो आपने फाइंड आउट किया उसके बेसिस पे सेकंड पार्ट के लिए हाइपोथेसिस, सेकंड पार्ट में आपने जो फाइंड आउट किया उसके लिए थर्ड पार्ट के लिए हाइपोथेसिस। थियरीज, आप अलग अलग थियरीज बनाते हो, उसके हिसाब से आप हाइपोथेसिस बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड का थियरी है, तो आप गोल्ड के बारे में हाइपोथेसाइज कर सकते हो कि जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम होती है। थियरी को ध्यान में रखे, उसके हिसाब से मैंने हाइपोथेसिस बनाया। पर्सनल एक्सपीरियंस, कभी कभी आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे भी आप लोग हाइपोथेसिस बना सकते हो। जैसे कि जो रोड साइड गुड्स बेचे जाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बिकॉज आपने वो खुद ने एक्सपीरियंस किया, इसके बेसिस पे आपने क्या किया, वो हाइपोथेसिस बनाया। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस कैसे बनाए जाते हैं या कहाँ कहाँ से हाइपोथेसिस के लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, सिर्फ पॉइंट्स याद रखना है। देन आफ्टर, हाइपोथेसिस के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, एक बार सिर्फ पॉइंट्स देख लेना यहाँ पे।
उसके बाद में हाइपोथेसिस के टाइप, अलग अलग टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, ये याद रखें, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पहला है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जैसे कि जो चेंज होते रहते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इनकम हो सकता है, एज हो सकता है, सेविंग्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो जो भी चीज चेंज होने वाली रहती है उसको हाइपोथेसिस वेरिएबल्स बोलते हैं। तो सिंपल हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट, हायर वुड बी द रेट ऑफ क्राइम। ओके, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और उसके ऊपर क्राइम डिपेंडेंट, इसके लिए क्राइम क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्राइम बढ़ेगा, तो दो ही वेरिएबल है यहाँ पे, एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक क्राइम। ओके, इसके लिए इसको सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हायर पॉवर्टी लीड टू हायर रेट ऑफ इलिटरेसी एंड हायर वुड बी द रेट ऑफ क्राइम। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि पॉवर्टी जब ज्यादा होती है तो उसकी वजह से इलिटरेसी और क्राइम बढ़ता है। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल भी है, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड क्राइम। पॉवर्टी बढ़ रही है, इसकी वजह से इलिटरेसी बढ़ रही है, उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। तो ये दो से ज्यादा यहाँ पे वेरिएबल्स है, इसके लिए इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोले। फिर डायरेक्शनल वेरिएबल। नाउ डायरेक्शनल वेरिएबल मतलब क्या होता है, जब आप बोलते हो कि ये चीज बढ़ रही है, ये चीज कम हो रही है। जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन किया कि आने वाले एक महीने में शेयर मार्केट जो है वो बढ़ने वाला है, तो आपने एक डायरेक्शन बताया है, बढ़ा है, कम हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल वेरिएबल या पॉजिटिव, नेगेटिव। जैसे आप लोग बोलते हो कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, या प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो आप नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्रीज, डिक्रीज ये बता रहे हो, इसके लिए तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और जहां पे एक ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आप लोग सिर्फ क्या बोल रहे हो, चेंज हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यू आर नॉट सेइंग वेदर इट इज बिकमिंग, इट इज द मतलब हीट जो है वो बढ़ रही है, हीट जो है वो कम हो रही है, ऐसा नहीं बोल रहे, आप क्या बोल रहे हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, नल हाइपोथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। नल हाइपोथेसिस जो होता है वो बताता है नो रिलेशन, मतलब दो चीजों में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे पॉवर्टी एंड क्राइम, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो दैट इज नल हाइपोथेसिस। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पॉवर्टी की वजह से क्राइम नहीं बढ़ता है। ओके, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस को कैसे लिखते हैं, एच नॉट, एच जीरो करके लिखते हैं, ऐसा ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। नल हाइपोथेसिस में दो चीजें याद रखना है। नल हाइपोथेसिस कहता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं है, या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं है। और दूसरा, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, एच नॉट या एच जीरो से। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है नहीं, दो चीजों में रिलेशन होता है। जैसे मैंने आपको बोला, नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, दो चीजों में रिलेशन नहीं होता है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है दो चीजों में रिलेशन होता है। ओके, जैसे पॉवर्टी और क्राइम के बीच में रिलेशन है, ये आपका क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे आपने नो नहीं बोला है करके बोला है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट किया जाता है, H1। सो आप लोग जब भी रिसर्च करते हो तो आप एक नल हाइपोथेसिस बनाते हो, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हो। जैसे मैंने नल हाइपोथेसिस बनाया, पॉवर्टी एंड क्राइम के बीच में रिलेशन नहीं होता है। मतलब मैंने क्या बोला कि मुंबई में पॉवर्टी और क्राइम के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पॉवर्टी की वजह से क्राइम नहीं होता है। उसी के नीचे मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया कि पॉवर्टी और क्राइम में रिलेशन होता है, मतलब मुंबई में पॉवर्टी है, इसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। अभी मैं डेटा कलेक्ट करूंगा कि पॉवर्टी कितनी है और क्राइम रेट कितना बढ़ता जा रहा है। अगर सपोज मैंने डेटा कलेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, पॉवर्टी की वजह से क्राइम नहीं बढ़ रहा है, तो इट मीन्स मेरा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, और ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो गया। पर अगर सपोज मुझे पता चलता है नहीं, पॉवर्टी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, तो मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हाइपोथेसिस आपका करेक्ट ट्रू हो सकता है, मतलब एक्सेप्ट हो सकता है, या इनकरेक्ट ट्रू हो सकता है, मतलब रिजेक्ट हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के थ्रू समझाया कि या तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या करेक्ट होगा, या तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट या एक्सेप्ट होगा, दोनों नहीं हो सकते, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि नल हाइपोथेसिस में आप लिखते हो कि नो रिलेशन, दोनों सेम है। और ऑल्टरनेटिव में आप लोग बोलते हैं देयर इज अ रिलेशन, मतलब दोनों सेम नहीं है। तो दोनों में से एक कुछ ना कुछ जो है वो आप डेटा कलेक्ट करने के बाद में टेस्टिंग करके फाइंड आउट करोगे कि करेक्ट है या करेक्ट नहीं।
तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस के टाइप देखना। फिर बाद में लास्ट टॉपिक है आपका सैम्पलिंग। नाउ सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग पूरे पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सैंपल्स के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर सपोज मुझे किसी धारावी एरिया के अंदर लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनका सोशल लाइफ कैसा है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, वो फाइंड आउट करना है। तो धारावी के अंदर सबके पास से डेटा कलेक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, धारावी में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि 1000 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया और 1000 लोगों के पास से मैंने डेटा कलेक्ट किया। तो सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि वी आर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिसर्चर टू कवर एंटायर पॉपुलेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं फॉर द स्टडी पर्पज, और उनके पास से फिर हम लोग डेटा कलेक्ट करके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो उसको सैम्पलिंग बोला जाता है। सिर्फ एक ही रिसर्च ऐसा होता है जिसके अंदर पूरे पॉपुलेशन के पास से डेटा कलेक्ट किया जाता है, और वो होता है तुम्हारा सेंसस, जिसको जनगणना बोलते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो होते हैं वहां पे सैम्पलिंग मेथड को ही फॉलो किया जाता है, सैंपल के पास से डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे ये पूरा आपका पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन से मैंने क्या किया, 5 लोगों को सिलेक्ट किया मेरा डेटा कलेक्ट करने के लिए। ना पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि पूरे देश की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या, जैसे आप वर्किंग वुमेन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो वर्किंग वुमेन आपकी पॉपुलेशन हो गई। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर रिसर्च करें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आपके पॉपुलेशन हो गए। पॉपुलेशन मतलब पूरे देश की पॉपुलेशन नहीं होती है, पॉपुलेशन मतलब आप किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे मुझे बीएमसी हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स है उनका सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड आउट करना है, तो बीएमसी हॉस्पिटल में जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया वो मेरे पॉपुलेशन हो गया। जो कभी बीएमसी हॉस्पिटल में गया ही नहीं उनका मेरे रिसर्च से कोई लेना देना नहीं, तो मेरे पॉपुलेशन नहीं है। तो सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग पूरे पॉपुलेशन में से कुछ सबसेट या कुछ पार्ट जो होता है वो लेते हैं और उनके पास से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल। सैम्पलिंग के फायदे क्या होते हैं, तो सैम्पलिंग की वजह से आपका टाइम बचता है, बिकॉज सबके पास से डेटा कलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम जाएगा। अगर हम लोग सैम्पलिंग के पास से डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो काफी ज्यादा इजी हो सकता है, उसके लिए हम लोग को फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इकोनॉमिकल यहाँ पे खर्चा कम होता है, ज्यादा पैसा हम लोग को नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। रिसोर्सेस हम लोग को यहाँ पे कम कलेक्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज क्या है कि हम लोग कुछ लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करते तो ज्यादा रिसोर्सेस, मतलब जैसे पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेशनरी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्सेस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्वीनियंट होता है, इजीली आप लोग डेटा कलेक्ट कर पाओगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, मतलब ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। रिसर्च आप लोग क्विकली कर पाएंगे, आपका रिसर्च स्टाफ मोटिवेट होगा, बिकॉज सबके पास से डेटा कलेक्ट करना थोड़ा डिमोटिवेटिंग होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करना जो होता है मोटिवेटिंग होता है। मतलब आपको पता है कि थोड़े से लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करना है, पूरे सबके पास से डेटा नहीं कलेक्ट करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं इसके सैम्पलिंग के। ना सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आपको आ सकता है। सैम्पलिंग के दो मेथड्स होते हैं, मतलब आपको सैंपल सिलेक्ट करना है कि किसके पास से डेटा कलेक्ट करो। तो आप लोग प्रोबेबिलिटी मेथड को यूज कर सकते हो या नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड को यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी मेथड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला वगैरह यूज करते हो और उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे कितने सैंपल्स को सिलेक्ट करना है वो डिसाइड करते हो। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आप लोग कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं यूज करते हो, रैंडमली आप लोगों को सिलेक्ट करते हो। तो प्रोबेबिलिटी में देखो क्या क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये नाम याद रखना आपको। अगर इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, वहां पे ये सबके मीनिंग आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, और ये सैम्पलिंग के मेथड से ये याद रखना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे वीडियो के अंदर मैंने सारे जो मेथड्स है उनको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। वापस से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है बहुत ही ज्यादा डिटेल में। पहले तो आपको रिसर्च ये वर्ड कहाँ से आया है वो याद रखना है, रिसर्च वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो आपको याद रखना है। रिसर्च के जो फीचर्स है उसके पॉइंट्स भी पढ़ के जाना, बिकॉज आपको एग्जाम के अंदर वो आ सकता है कि डैश इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ रिसर्च, या फिर आपको ये रिसर्च शुड बी डैश। तो इट्स या तो ऑब्जेक्टिव आपका वहां पे ऑप्शन हो सकता है जो करेक्ट हो सकता है, या लॉजिकल या एम्पिरिकल, तो आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो ये आपसे पॉइंट पढ़ना फीचर्स के, इंपॉर्टेंस के भी थोड़े से पॉइंट्स पढ़ना, या थोड़ा सा एनालिसिस करके, इतना सारा लेक्चर आपने सुना है तो आपको एनालिसिस करके पता चलेगा करेक्ट आंसर कौन सा है। उसके बाद में फिर आप लोगों को
रिसर्च के जो टाइप्स है वो थोड़े से याद रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन है। देन रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम मतलब कोई भी एक इश्यू हो सकता है, कोई भी एक कंसर्न हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको, उसको रिसर्च प्रॉब्लम बोला जाता है। और रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है रिसर्च का सबसे पहला स्टेप होता है, आपको पहले रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होता है, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है ज्यादा। फिर बाद में रिसर्च डिजाइन क्या होता है, तो मैंने आपको बोला कि ये रिसर्च का एक प्लान होता है कि आप किस तरीके से रिसर्च करोगे, उसका पूरा एक प्लान बनाया जाता है। फिर उसके अंदर क्या क्या प्लान में बनाया जाता है, तो ये सब चीजें उसके अंदर होती है, वो याद रखना। इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स भी पढ़ के जाना, सिर्फ पॉइंट्स अगर अच्छे से आप लोग ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने आपको बताया लिटरेचर मतलब कोई भी बुक, जर्नल, मैगजीन, और रिव्यू मतलब रिफर करना। क्यों रिफर किया जाता है, ताकि आपको आपके रिसर्च के रिलेटेड थोड़ी इंसाइट जो होते हैं, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है वो पता चल सकती है, और आप आपके रिसर्च को एकदम अच्छे से कैरी कर सकते हो। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, अगेन उसके पॉइंट्स पढ़ के जाना। हाइपोथेसिस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, उसका मीनिंग याद रखना। फिर हाइपोथेसिस के अलग अलग जो टाइप्स मैंने आप लोगों को बताया वो याद रखना। हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम किए जा सकते, सोर्सेस, इसके सिर्फ पॉइंट याद रखना। फिर ये जो टाइप्स है वो मैंने आपको डिटेल में बताया, एक बार थोड़ा सा अगर आप लोग को नहीं समझ में आया रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे मेरा डिटेल वीडियो है वो सुन सकते हो, ये स्किप मत करना बिल्कुल भी। फिर सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके पॉइंट्स देखना। और सैम्पलिंग के मेथड जो है वो थोड़े से एक बार आप लोगों को मेरे यूट्यूब पे वीडियो है उसके थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट मॉड्यूल। सेकेंड मॉड्यूल का वीडियो जो है मैं आप लोग को इसके बाद में भेजता हूँ। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।